मूवी शुरू होती है 1962 में, जहां समुद्र में एक बहुत बड़ी शिप को दिखाया जाता है, जहां एक ऐसा हादसा होता है जो आपको हैरान कर देने वाली है। इस शिप पर पार्टी चल रही होती है और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से हमें एक स्ट्रेंज सा हाथ देखने को मिलता है जो शिप के सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से एक वायर निकलती है और वो वायर डांस फ्लोर पर मौजूद सभी लोगों को चीरती हुई चली जाती है। सभी लोगों की बॉडीज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन एक छोटी बच्ची जिसका नाम केटी होता है, उसकी छोटी हाइट होने की वजह से बच जाती है। इस दर्दनाक हादसा को देखते हुए वो जोर से चिल्लाती है। सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहां पर कुछ लोग एक शिप को रेस्क्यू करके छोर पर लाते हैं, जिसके बाद वो एक क्लब में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। वहां जैक नाम का पायलट इन सभी लोगों से मिलता है। जैक उन्हें एक शिप एंटोनिया ग्रेजा के बारे में बताता है जो सदियों पहले गायब हो गया था। साथ ही वो उन्हें यह भी बताता है कि ये शिप गोल्ड से लोडेड थी और उसे पता भी है कि वो शिप कहां पर है। मर्फी रेस्क्यू करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो जैक के साथ जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उन्हें कोई भी शिप नहीं मिलती, जिस पर वो काफी हैरान होते हैं कि तभी उनकी बोट एक बहुत बड़ी जायंट शिप से टकराती है। लकीली किसी को कोई इंजरी नहीं होती। जैक और ग्रियर के अलावा बाकी सब उस शिप की तरफ बढ़ते हैं। शिप के अंदर जाने पर उनके साथ अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। उन्हें एक साउंड सुनाई देती है और उन्हें फॉलो करते हुए एक लॉक तक पहुंचते हैं, जिसका पेंडुलम आवाज कर रहा होता है। अचानक वो हिलना बंद कर देता है और जब मंडर उसे टच करने लगता है, क्लॉक में से आवाज आती है और वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। जब वे सभी आगे बढ़ते हैं तो क्लॉक के साथ पड़ी टेबल पर स्क्रेबल खुद ही सेट होती है और उस पर वेलकम लिखा होता है, जो कि काफी वेयर्ड और सस्पिशियस होता है। आगे बढ़ने पर अचानक मंडर के नीचे का फ्लोर अचानक से टूट जाता है और वो गिरने ही लगता है कि तभी उसे मोरिन पकड़ लेती है। जब वो उसे ऊपर की खींचने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे केटी नजर आती है। जब वो दोबारा देखती है तब केटी गायब होती है, जिसके बाद बाकी सभी मिलकर उन दोनों को ऊपर पुल कर लेते हैं। मगर ये सब मोरिन के लिए काफी शॉकिंग होता है। बोट को सर्च करते हुए डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलती है। हैरानी की बात यह है कि 1962 में डिजिटल वॉच तो होती ही नहीं थी। मर्फी इस चीज को ये कंक्लूजन देख के कवर कर देता है कि शायद पहले भी इस शिप को एक्सप्लोर कर चुका है। शिप का मैनुअल लेकर वापस अपने बोट पर चले जाते हैं। रात में जब मोरिन अकेली होती है तो जैक उसके पास जाता है, जहां मोरिन बताती है कि उसने उस शिप पर एक बच्ची देखी थी। जैक उसे मोरिन का भ्रम है ये बताते हुए उसे आराम करने को कहता है। अगले दिन क्रू को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है और सिंक कर रही है। सब लोग मिलकर उसे 3 दिन में रिपेयर करके अपने साथ लेकर जाने का सोचते हैं, जिसके बाद वो फौरन काम पर लग जाते हैं। मोरिन एक्सप्लोर करते हुए स्विमिंग पूल एरिया में जाती है, जहां पर उसे स्विमिंग पूल के अंदर बुलेट होल देखने को मिलते हैं, जो उसे थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं। वो वापस ऊपर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे फिर से केटी नजर आती है और वो डर कर नीचे गिर जाती है, जिससे उसका सर जोर से लगता है और ब्लीडिंग भी होती है। जब वो उठती है तब स्विमिंग पूल उसका खून एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे अपने सामने केटी की जगह जैक मिलता है, जो उसे निकाल कर ले जाता है। उनके पीछे से हमें दिखाया जाता है कि स्विमिंग पूल खून से भर गया है और उसके अंदर डेड बॉडीज होता है और ये काफी डरावना होता है। दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन का रूम एक्सप्लोर कर रहा होता है, तब उसे वाइन का ग्लास नजर आता है। मर्फी सीप लेने के लिए उस ग्लास को उठाता है तो सामने मिरर में उसे कैप्टन वाइन पीता हुआ नजर आता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और वाइन का ग्लास उससे नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मोरिन और जैक को दिखाया जाता है, जो लॉन्ड्री रूम से गुजरकर इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं तो पानी की तेज लहर उनकी तरफ आती है, जिसके अंदर डेड बॉडीज भी होती है। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब वापस आने के लिए उसी गेट की तरफ जाते हैं जिस तरफ से वे आए थे, तो वो लॉक्ड होता है। फिर जो डोर उन्होंने खोला था वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन ग्रियर पर शिफ्ट होता है, जिसको फ्रांसिस्का की आवाजें आ रही होती है। फ्रांसिस्का 1962 में शिप पर एक सिंगर के रूप में जानी जाती थी। जब ग्रियर आवाज करके आगे बढ़ता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, मगर हमें फ्रांसिस्का देखने को मिलती है। जैक और मोरिन बाकी क्रू को ढूंढ रहे होते हैं, जिस दौरान वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारा गोल्ड मिलता है। जब वो बाकी क्रू को इन्फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें लॉन्ड्री रूम से आवाजें आते हैं।
मोरिन अंदर जाकर डिस्कवर करने की कोशिश कर रही होती है कि व्हाइट सीट में से कुछ हिलता है और मोरिन को फॉलो करने लगता है। वो डरती हुई बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी के पार्टनर्स हैं। मोरिन सारे क्रू को लेकर गोल्ड के पास पहुंचती है, जो कि गोल्ड उस बॉक्स में बहुत ज्यादा होता है, जिसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़कर गोल्ड को लेकर यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएंगे। फिर वे सभी गोल्ड को अपने बोट में लोड करना शुरू कर देते हैं। जब सांतोस बोट स्टार्ट करने के लिए इंजन स्टार्ट कर रहा होता है तब खुद से ही सिलेंडर चालू हो जाता है। ये सब केटी देख रही होती है और वो मोरिन को वार्न करने की भी कोशिश करती है, मगर कोई उसे आकर रोक देता है। फिर वो बोट को स्टार्ट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सांतोस जलकर मर जाता है और ये सब इसी शिप पर स्टक हो जाते हैं। मोरिन को अब और कुछ नहीं बल्कि केटी की मिस्ट्री सॉल्व करनी है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है और फाइनली उसे केटी का रूम मिल जाता है। वहीं उसी तरफ डॉज और मंडर को किचन में खाना मिलता है, जो पहले तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो इंसेक्ट्स खा रहे होते हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं और वॉमिट कर देते हैं। मोरिन जब केटी का रूम एक्सप्लोर कर रही होती है तब उसे केटी की बॉडी लटकी नजर आती है, जो कि अब स्केलेटन में बदल चुकी होती है। मोरिन बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रियर के साथ कुछ बहुत ही वियर्ड होता है। वो जिस रूम में मौजूद होता है वहां की सारी चीजें बदलने लग जाती हैं और वापस सब 1962 में बदल जाता है, जब वो शिप बिल्कुल ठीक थी और सब पार्टी कर रहे थे। ये सब देखकर ग्रियर को कुछ समझ में नहीं आता और वो शॉक हो जाता है। वहीं मर्फी को दिखाया जाता है, जो कैप्टन के रूम में उदास बैठा होता है कि तभी अचानक उसके पास पड़ी वाइन की बोतल हिलने लगती है। मर्फी के सामने कैप्टन बैठा होता है, जो उसे वाइन पीने के लिए देता है। मोरिन केटी के डेड बॉडी से नेकलेस उतारकर देख रही होती है कि तभी पीछे से केटी की रूह आ जाती है और जब मोरिन उस नेकलेस को केटी के हाथ में देती है तब उसके वो नेकलेस उसके हाथ के बीच से निकल जाता है, जिससे मोरिन के अंदर जो थोड़ी सी उम्मीदें थीं वो भी खत्म हो जाती है। मोरिन को यकीन हो जाता है कि केटी सच में एक घोस्ट है। सीन वापस मर्फी पे जाते हैं, जहां कैप्टन उस पे बहुत शॉकिंग चीजें रिवील करता है। मर्फी को पता चलता है एक लोरेली नाम की एक शिप के बारे में, जिसका गायब होना आज तक एक मिस्ट्री है। उस शिप को एंटोनियो गाजा ने रेस्क्यू किया था और वो सारा गोल्ड भी लोरेली शिप का था। जिस दिन एंटोनियो गाजा ने लोरेली को रेस्क्यू किया था उसके ठीक 2 दिन बाद एंटोनियो गाजा डिस्पेयर हो गई। कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है, जिसको देखकर मर्फी का होश ही उड़ जाता है। अब वो पिक्चर किसकी है ये हमें इस वीडियो में आगे पता चलने वाली है। केटी मोरिन को बताती है कि वो और इस शिप पर बाकी लोग की सॉल्स यहाँ होस्टेज हैं और जो ये कर रहा है वो जब तक अपना कोटा पूरा नहीं कर लेता तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इससे पहले कि केटी और कुछ भी बता पाती, रूम के वॉल्स पे कुछ आना शुरू हो जाता है और केटी बहुत डर जाती है और मोरिन को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो शिप छोड़कर यहाँ से चली जाए। जिसके बाद केटी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पर बस उसकी स्क्रीमिंग सुनने को मिलती है। मर्फी, जो कि अब सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो भी मोरिन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो इस शिप से जल्द निकल सके। लेकिन तभी उसके सामने सांतोस की जली हुई बॉडी नजर आती है, जो उसे बहुत डराने लग जाती है। दूसरी तरफ हम ग्रियर को देखते हैं, जिसे फ्रांसिस्का की रूह सिड्यूस करके अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है। जब वो उसे अपने काबू में कर लेती है तब एक ऊंची जगह से उसे फेंक कर मार देती है। मोरिन मर्फी के ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है और मर्फी को मोरिन भी सांतोस भी लग रहा होता है, जिससे डरकर वो मोरिन पर हमला कर देता है। मर्फी मोरिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोरिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पैर पर चाकू से मार देती है। अब मर्फी जब मोरिन को मारने ही वाला होता है कि तभी जैक पीछे से आकर मर्फी को जख्मी कर देता है और मोरिन को बचा लेता है। अब वो मर्फी को किसी बड़े जैसे होल में बंद कर देता है, वो इसलिए कि वो फिर से किसी पर हमला करके उसे जख्मी न कर दे। चीजें इतनी सस्पिशियस हो जाती है कि उन्हें अब बस इस बोट से निकलने के अलावा कुछ और नहीं सूझता। मोरिन बाकी सबके साथ शिप को फिक्स करने में लग जाती है। वो लोग शिप को रिपेयर कर देते हैं और मोरिन ग्रीन को ढूंढने निकलती है, जहां उसे वापस केटी नजर आती है, जो उसे ग्रियर की डेड बॉडी दिखाती है। केटी मोरिन को पास्ट में लेकर जाती है, जहां पर मोरिन पर सारे राज को खोल देती है। मोरिन देखती है कि खाने वाले वर्कर्स लोगों के खाने में जहर मिलाकर खिला देते हैं, फिर वो खुद भी मर जाते हैं।
बाकी लोग वायर से कटकर मर जाते हैं और कुछ को शिप के वर्कर्स फायरिंग करके मार देते हैं और केटी को उसके रूम में लटकाकर मार दिया जाता है। ये सब किस लिए? ऑब्वियसली गोल्ड के लिए ही है। जब वो गोल्ड तक पहुंचते हैं तब फ्रांसिस्का एक वर्कर को मैनिपुलेट करके बाकी सबको मरवा देती है और लास्ट में उस वर्कर को खुद मार देती है, जिसके बाद एंट्री होती है मेन विलन की, जो फ्रांसिस्का को एक हुक से लटकाकर मार देता है। जब मोरिन को उसका फेस नजर आता है तो वो एकदम से शॉक में आ जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक ही होता है जो उन्हें इस शिप के पीछे लाया होता है। लेकिन वो ये सब कर क्यों रहा होता है? इस सब के बाद मोरिन को मर्फी का ख्याल आता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तब वो देखती है कि उस डब्बे में पानी भर गया होता है और पानी के वजह से मर गया होता है और उसके हाथ में जैक की पिक्चर होती है जो उसे कैप्टन ने दिखाई होती है। मोरिन डोज को जैक पर नजर रखने को बोलकर मंडर को ढूंढने के लिए चली जाती है। वही कुछ फोर्स मंडर को शिप की मशीन में खींचती है और वो भी टुकड़ों में होकर मर जाता है। पाइप में खून आना शुरू हो जाता है और ये देखकर मोरिन को पता चल जाता है मंडर की भी मौत हो चुकी है। सीन जैक और डोज पे शिफ्ट होता है, जहां जैक के आगे बढ़ने पर डोज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गन से शूट कर देता है, जिसके बाद वो जैक को मरा हुआ समझकर वो वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ मोरिन शिप में बॉम्ब फिट कर देती है। डोज उसके पास पहुंचता है और उस शिप को ब्लास्ट करने से रोकता है, लेकिन मोरिन उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। कोई रास्ता नजर न आने पर अचानक डोज फेस चेंज करता है और हम पर रिवील होता है कि वो तो जैक है। जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक सैल्वेजर हूं, तुम बोट्स जमा करती हो और मैं सोल्स। यही मेरी जॉब है जो मुझे एक लाइफ टाइम सीन के बदले में मिली है। अगर ये बोट डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरी मैनेजमेंट खुश नहीं होगी, इसीलिए वो उससे शिप ब्लास्ट करने से रोक रहा होता है। मोरिन को ना सुनने पर जैक उस पे हमला कर देता है। मोरिन एरो पकड़कर जैक के पैर पर मारती है और वही एरो से बॉम्ब के रिमोट पर निशाना लगाकर बोट से छलांग लगा देती है और बोट ब्लास्ट होकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मोरिन को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता कि तभी केटी आकर उसकी मदद करती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। बाहर निकलकर मोरिन देखती है सभी सोल्स फ्री हो गई हैं और अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए जा रही होती है। मोरिन एक बॉक्स की मदद से तैरती रहती है और कुछ देर आगे जाने पर एक रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। लास्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि मोरिन को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है तो वो देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और वो गोल्ड को एक और शिप में शिफ्ट कर रहा है, जिसके बाद मोरिन डरी हुई हालत में जोर से चिल्लाती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।